हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 3A। क्या कहता है, पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी हैज़ 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 5 यूनिट्स। एक इन्वेस्टमेंट फंड है, इसके 20 यूनिट होल्डर हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 16 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग यूनिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स and 4 unit holders are holding units for less than 12 months as on 31st March 2021। तो इस 20 में से जो 16 हैं वो तो 12 महीने से पहले ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं यूनिट्स को, और बाकी 4 जो हैं वो लेस देन 12 मंथ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज फॉलोज। बिजनेस इनकम है 20 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30 लाख का इन्वेस्टमेंट फंड का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 40 लाख की, ठीक है। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इनकम इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर फॉर द AY 21-22। तो जो भी इनकम है ये इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, या फिर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, ये बताना है आपने। What will be the implication in the hand of unit holder if the investment fund distributes only 80% of its income to the unit holders during the year। तो कह रहा है अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट 80% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या इंप्लीकेशन होगी, ये बताना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 8 मार्क्स का, बिल्कुल लट्टू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से इसको आंसर कर दोगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फंड पे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पहले लॉ समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी इनकम होती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होती है इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच इट इज अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। बट इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम जो है PGBP, जो PGBP की इनकम है वो फंड के हाथ में टैक्स होगी और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। बाकी ऑल अदर इनकम जो हैं वो आपकी यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होंगी और फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट होंगी। अगर कोई भी लॉस है अदर देन PGBP तो वो यूनिट होल्डर को चला जाएगा, और उन्हीं यूनिट होल्डर को जाएगा जो 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड करते हैं, मतलब इन 16 यूनिट होल्डर को। ये तो बताना है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इनकम का नेचर होगा वो सेम होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर जो कि है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। बिजनेस इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फंड एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ फंड और टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30 लाख रुपए का है, इसमें जो 16 यूनिट होल्डर को पर्टेन करता है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बाकी जो 4 लाख है वो 4 यूनिट होल्डर को जो पर्टेन करता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 30 लाख में से 16 यूनिट को कितना पर्टेन करेगा, डिवाइडेड बाय 20, 1.5, मतलब हर यूनिट होल्डर का कितना आया 1.5। तो इन 16 का जो है 1.5 16 के लिए, तो 16 यूनिट होल्डर अपने रिटर्न में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट जो 1.5 जो चारों के लिए है ये तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूनिट्स 12 महीने से कम में होल्ड कर रखी हैं। और तो क्या, बहुत सिंपल सी बात है। What would be the implication in the hand of unit holder if the investment fund distributes only 80% of its income to the unit holder? तो कह रहा है अगर इन्वेस्टमेंट फंड ने 80% इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, सब बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? इट विल बी अज्यूम कि अपना उसने 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। बट सब्सिक्वेंटली जब 20% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस साल वो टैक्स नहीं होगा, बिकॉज वो इस साल ही टैक्स हो गया ऑन द डीम बेसिस। ये डीम किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट फंड ने जो भी कमाया वो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 3 ये बहुत सिंपल था। और क्वेश्चन 3B पे आते हैं। Cherry Limited, a non-resident German company, has the following income in India during the year ended 31st March 2021। एक फॉरेन कंपनी की हमने कुछ इनकम बता रखी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले रिक्वायरमेंट देख लें, करना क्या। With brief reasons for the treatment of the above income, you are required to compute tax liability of Cherry Limited for the assessment year 21-22। तो 2 रिक्वायरमेंट है, मुझे अबव इनकम का ट्रीटमेंट बताना है कि टैक्सेबल है या नहीं है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है कंपनी की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। Dividend income of rupees 12,50,000 from XY Limited, an Indian company listed on a recognized stock exchange।
तो 12,50,000 से इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला इस कंपनी को, फॉरेन कंपनी को। 1034 हट चुका है, आपको पता है, अमेंडमेंट है, तो ये तो टैक्सेबल होगा। किस रेट पे टैक्स होगा? 115A में 20% पे, कोई डाउट नहीं। 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 20 लाख रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2020 इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 31 मार्च एवरी ईयर। तो कह रहा है इस फॉरेन कंपनी को, एसएससी को मेरे 8% डिबेंचर मिले हैं 20 लाख रुपए के। कहाँ से? किसी इंडियन कंपनी से। क्यों मिले हैं? इसने कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है उसकी, इसने वो टेक्निकल सर्विस दी, उसकी कंसिडरेशन में इंडियन कंपनी ने आपको डिबेंचर दे दिए, 8% डिबेंचर। तो डिबेंचर टैक्सेबल होंगे? बिल्कुल होंगे, एज एफटीएस। ठीक है, किस रेट पे होंगे? देखो 115A में 10% का रेट है, बट 115A में 10% का रेट जब लगता है जब रॉयल्टी या एफटीएस जब मिले विच इज इन परसुएंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज नॉट इन परसुएंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए इस पर 115A नहीं लगेगा। जब 115A नहीं लगा तो कोई और स्पेशल रेट तो है नहीं, तो नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगा कंपनी का। फॉरेन कंपनी के नॉर्मल टैक्स रेट कितना होता है? 40%। बट सिंस आपको डिबेंचर मिल रहे हैं तो इसको आपको इंटरेस्ट भी अक्रू करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट इंडियन कंपनी डिबेंचर इशू किए हैं, तो इंटरेस्ट जो है ये इंडिया में अक्रू होगा। कितना? 8% 20 लाख पे, 20 लाख इंटू 8%। मिले कब है? 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। ये कितना हो गया? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये भी टैक्स होंगे? बिल्कुल होंगे। इस पे टैक्स रेट कितना होगा? अगेन 115A में 20% है इंटरेस्ट पे टैक्स रेट, बट वो कब है? जब मनी इज बोरोड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो ये तो फॉरेन करेंसी में बोरो है नहीं, ये तो एफटीएस के चक्कर में आपको इंटरेस्ट दिया गया है जो डिबेंचर इशू किए थे उस डिबेंचर पे, तो ये भी 40% पे टैक्स हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है? डिविडेंड रिसीव ₹5,50,000 ऑन ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव GDR of Y Limited Indian company issued under scheme of central government against the initial issue of shares of the company and purchased by Child Limited in foreign currency through an approved intermediary। तो GDR से डिविडेंड मिला है, कहने का मतलब सिंपल सा है, नॉर्मल है, टैक्स होगा। किस रेट पे टैक्स होगा? 10% पे टैक्स होगा, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा था ये तो। बिजनेस इनकम 8 लाख रुपए की फ्रॉम माई यूनिट एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो इसकी कोई यूनिट है, कोई ब्रांच है इंडिया में, उसकी 8 लाख की बिजनेस इनकम हुई है, टैक्सेबल होगी। किस रेट पे होगी? 40% पे होगी, कोई स्पेशल रेट तो है नहीं इसके लिए। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अदर देन रेफर टू इन सेक्शन 44DA, तो 44DA से हट गया, मतलब 115A की रॉयल्टी है। अमाउंट टू 10 लाख रिसीव्ड फ्रॉम जेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर DDAA बिटवीन टू कंट्रीज सच रॉयल्टी टैक्सेबल एट 12%। ठीक है, 10 लाख की कोई रॉयल्टी मिल रही है इंडियन कंपनी से, इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट है विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टैक्सेबल तो होगा, बट किस रेट पे होगा? 115A में 10% है और DTAA में 12% है, विच अभी बेनिफिशियल लगा दूंगा तो 10% पे होगा। ये जो भी टैक्स आएगा इसको मैं 104% सेस लगा दूंगा, या अगर सरचार्ज लगना है क्या देखें। टोटल इनकम कितनी बैठ रही है इसकी? 12.5 लाख की ये इनकम है, 20 की ये है, 32,50,000, 80 की ये है, तो ये हो गया 12.5 प्लस 20 प्लस 80, 5.5 लाख का GDR है और 8 लाख का बिजनेस PGBP है और आपका 10 लाख की रॉयल्टी है। तो इनकम आ गई आपकी 56,80,000 की। तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, जो भी टैक्स आएगा उस पर सेस लगाना, सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 करोड़ से कम की इनकम है, कंपनी पे सरचार्ज होता है, फर्म कंपनी पे 1 करोड़ से ऊपर, तो सरचार्ज तो नहीं लगेगा। अपना जो भी टैक्स आएगा उस पर सेस लगाना, वो आपका एक टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। पूरे मार्क्स मिलने चाहिए आपके इस क्वेश्चन में। मैं आपको बताऊँ टैक्स कितना आएगा? 12.5 पे 20% कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। 20 लाख पे 4% कितना हुआ? 8 लाख रुपए। 80,000 पे 4% कितना हुआ? 32,000 रुपये। 5.5 लाख पे 10% कितना हुआ? 5.5 लाख रुपए। ओ सॉरी 55,000 रुपये। आठ लाख पे 4%, 3,20,000,
और 10 लाख पे 10%, 1 लाख। ये आपका टैक्स आ गया। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आई आपकी? थोड़ा छोटा कर लें इसको। 2.5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 32,000 प्लस 55,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1 लाख, तो 15,57,000। 15,57,000 टैक्स आ गया आपका। इस पे सेस लगा के टैक्स लायबिलिटी आ गई 16,19,280। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछना। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A 12AA दिख गया आपको, ट्रस्ट का क्वेश्चन है। गुड, 8 मार्क्स का आना ही होता है, पता है आपको, है ना। मैंडेटरी क्वेश्चन है। मैं मैंडेटरी मतलब आने ही होता है, हर साल हर टाइम में आता है ना, हर साल आगे भी आएगा ही। तुलसी फाउंडेशन ऑफ पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है आपकी। रजिस्टर्ड सेक्शन 12AA रन्स अ हॉस्पिटल एंड ओन्स अ टेम्पल। हॉस्पिटल भी चलाती है और मंदिर भी चलाती है। इट फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ग्रॉस रिसीट है 200 लाख की। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट इंक्लूडिंग द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम पब्लिक अमाउंटेड टू 35 lakh. It includes corporate donation of 5 lakh and anonymous donation of 10 lakh. Out of anonymous donation 10 lakh, rupees 8 lakh are made to donation box of temple. ठीक है जी, भी समझते हैं इसको। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं आपके हॉस्पिटल के 94 लाख और टेम्पल के हैं 15 लाख। ऑन 1 जनवरी 2021 6 lakh was paid to a contractor in cash for the overall maintenance of the hospital. This amount is included in the operational expense of hospital. तो इस 94 लाख में से 6 लाख जो आपने कैश में पे किया हुआ है, डिसअलाउ हो जाएगा 48(3) में। आपको पता है 48(3) लगता है 12AA पे भी। On 1 May 2020 the trust purchased and installed a new computer software for 25 lakh for the hospital. The rate of depreciation 40%. तो आपने 25 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा है। The trust gave donation of 12 lakh to Balaji Trust having object of charitable nature registered in section 12AA, but not similar to the object of the donor trust. तो 12 लाख किसी और ट्रस्ट को डोनेट किया है आपने, जो रजिस्टर्ड तो है 12AA में, बस उसके ऑब्जेक्ट डिफरेंट है आपसे। ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम निकालनी है आपने एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी, दोनों चीज निकालनी है, याद रखना। सिर्फ इनकम निकाल के मत छोड़ देना। एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट फॉर द AY 21-22 इन सच अ मैनर that it can avail the optimal benefit within the four corners of the law. तो ऐसे निकालनी है जिससे उसका टैक्स लायबिलिटी कम रहे। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। इनकम निकालने के लिए आपको पता है जो भी आपका रिसीट होता है उसका 15% एड हॉक डिडक्शन मिल जाता है। तो रिसीट कितना है 200 लाख प्लस अब डोनेशन कितनी है 35 लाख की आई है, बस इसमें से 5 लाख की तो अनोनिमस डोनेशन है। अनोनिमस डोनेशन जो है वो कॉर्पस डोनेशन है, सॉरी 5 लाख की कॉर्पस डोनेशन है। कॉर्पस डोनेशन तो आपकी टैक्स होती नहीं है, तो 30 लाख डोनेशन टैक्स होगी, बट 30 लाख में से भी 10 लाख की एनॉर्मल डोनेशन है। ठीक है जी, तो 20 लाख की तो नॉर्मल डोनेशन वो टैक्स हो जाएगी। अब जो ये 10 लाख की जो नॉर्मल डोनेशन है, आउट ऑफ द नॉर्मल डोनेशन 10 लाख 8 लाख आर मेड टू द डोनेशन बॉक्स ऑफ टेम्पल। तो मेन जो ट्रस्ट है वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है, लिखा हुआ है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। और इसमें 115 BBC क्या कहता है, 115 BBC जो एनोनिमस डोनेशन का सेक्शन है वो कहता है मैं नहीं लगूंगा। कब नहीं लगूंगा? अगर ट्रस्ट चैरिटेबल एंड रिलीजियस होगी और डोनेशन मिलेगी स्पेसिफिकली फॉर रिलीजियस पर्पस। तो इस 8 लाख में से जो है तो एनोनिमस, भाई इस पे 115 BBC नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इट हैज रिसीव्ड स्पेसिफिकली फॉर टेम्पल, तो ये भी नॉर्मल डोनेशन आ जाएगी। अब एनोनिमस डोनेशन कितनी रह गई आपकी 2 लाख रुपए। हम एनोनिमस डोनेशन अलग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एनोनिमस डोनेशन 30% में टैक्स होती है, बाकी जो नॉर्मल डोनेशन है वो नॉर्मल टैक्स होती है। बट ये पूरी के पूरी 2 लाख 30% में टैक्स नहीं होगी। 115 BBC क्या कहेगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा अमाउंट होगा वही टैक्स होगा 30% पे। तो टोटल डोनेशन कितनी है आपकी 35 लाख। 35 लाख का 5% कितना हुआ
1,75,000 और 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो 1,75,000 तो आपका नॉर्मल टैक्स होगा, और इससे ऊपर जो होगा मतलब 25,000 रुपये, 2 लाख थी ना अनोनिमस डोनेशन, तो 1,75,000 का नॉर्मल हो गया, और 25,000 रुपये जो है आपका वो 30% पे टैक्स होगा, और उस पर सेक्शन 11-12 भी नहीं मिलेगा। 11-12 नहीं मिलेगा मतलब उस पर 15% डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो रिसीट्स कितनी होगी आपकी 200, 220, 228 और 229.75। इसका ऑल्टरनेटिव भी है, आपको पता है ना, दोनों आंसर दिए जाते हैं ICI। इसको हटा भी सकते हो, 228 भी ले सकते हो, पूरी डोनेशन अलग से ले सकते हो, ठीक है ना। उसमें से 1,75 नॉर्मल टैक्स होगा और 25,000 रुपये पे 30% लगेगा, है ना। लेकिन आप जो 15% का ढॉक लोगे वो 228 पे ले लोगे, लेकिन वो कम फेवरेबल है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। इट्स मोर फेवरेबल टू SSC कि 200 की नॉर्मल, 20 की नॉर्मल डोनेशन, 8 ही है तो अनोनिमस, बट सिंस रिलीजियस पर्पज के लिए है तो इस चक्कर में 115 BBC में नहीं आएगी, इसको भी नॉर्मल मान लिया। बाकी जो 5 लाख की डोनेशन थी वो कॉर्पोरेट डोनेशन थी, वो एग्जेम्प्ट होती है। उस 2 लाख में से 1,75 तो नॉर्मल टैक्स होगा, जो बाकी 25,000 रुपये है वो 30% पे टैक्स होगा। तो 229.75 टैक्स हो आपकी अपना रिसीट्स आ गई। इसमें से लेस करोगे 15%, जो बचा अब उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपने 94 लाख अप्लाई किया, बट 94 में से 6 लाख तो डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज ऑफ 48(3) कैश में पेमेंट है, तो 88 लाख की डिडक्शन यहाँ मिलेगी। 15 लाख आपने टेम्पर के लिए दे दिया, वो मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर खरीदा 25 लाख का, पूरा लेस करोगे, डेप्रिसिएशन लेस करोगे, सर आपका ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन है। आप चाहे अगर पूरा लेस कर दोगे तो आगे कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको ऐसे इनकम निकालनी है टू अवेल द ऑप्टिमल बेनिफिट। ऑप्टिमल बेनिफिट लेना है तो मतलब आपको पूरा लेस करना पड़ेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इवन दो लॉ में आपका ऑप्शन है, बट आंसर आपसे क्वेश्चन आपसे मांग रहा है ऑप्टिमल बेनिफिट, तो इसलिए आपको 100% कैपिटल ही रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा कि अगले सालों में इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसको पूरा हमने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया है। 12 लाख का आपने दूसरी ट्रस्ट को तो डोनेशन दिया, वो भी लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा, बिकॉज 12AA में रजिस्टर्ड है वो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो 12AA में रजिस्टर्ड हो या फिर 1023C में रजिस्टर्ड हो, तो ये 12AA में रजिस्टर से हमें माइनस हो जाएगा। तो जो बचा वो मेरी इनकम आएगी, इसमें मैं ऐड करूंगा 25,000 रुपये। कौन से 25,000, जो ये एनोनिमस डोनेशन के हैं, तो 30% पे टैक्स होंगे, याद है ना। जो आया वो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। बट ये और भी मांग रहा है मेरे से, ये मेरे से टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है, तो इस इनकम पे तो स्लैब लगेगा नॉर्मल 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और ये 25,000 जो है ये पे 30%, 7500 यहाँ पे जो भी आएगा, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कब होगा, अगर ये इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%, आपको पता है सारा सरचार्ज। और उसके बाद जो भी बचा उसके ऊपर सेस लग जाएगा 4% का, ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे पढ़ें। 4B, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो थे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसी में बच्चों के ने मार्क्स बटोरे होंगे। 4B क्या कहता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। मिस्टर नवीन, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एज 52 ईयर्स, अर्न रॉयल्टी इनकम ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम XY इंक ऑफ कनाडा। तो एक इंडिया का रेजिडेंट है जिसको 15 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है कनाडा से, ठीक है जी, फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सर हंसे क्यों, मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन में लिखा है रॉयल्टी मिली है फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। बच्चों नॉर्मली रॉयल्टी जो मिलती है वो बुक्स पे मिलती है, जर्नल्स और न्यूज़पेपर में लिखने पे नॉर्मली रॉयल्टी नहीं मिलती, बट ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल का बना रखा है तो बना रखा है। तो 15 लाख की रॉयल्टी मिली है आपको इंडिया के बाहर से, कनाडा से, फॉर राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल न्यूज़पेपर। हाउएवर रिसीव्ड ओनली 12.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको जो रिसीव हुआ है पैसा इसमें से वो 12.5 लाख रुपये हुआ है, और बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग।
ही मेंटेन्स कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी इनकम। तो आपकी वो कैश सिस्टम मेंटेन करते तो इंडिया में रॉयल्टी कितनी टैक्स होगी? 12.5। सर इंडिया में टैक्स क्यों होंगी जब इंडिया के बाहर से है? बच्चे रेजिडेंट है इंडिया में, रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। सर आपको क्या पता ROR है NOR है? बच्चे जो मर्जी मान लो, रिसीव तो हुई है ना कम से कम 12.5 लाख, तो RNOR भी होगा तो भी 12.5 लाख पे टैक्स हो जाएगा, बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया इवन दो एक्रू आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, आइडली इसको लिखना चाहिए था, और वैसे अगर ना लिखा हो तो आप ये अज्यूम करोगे कि ROR है, यू विल नॉट अज्यूम कि RNOR है। ठीक है। ही ऑल्सो अर्न रेंटल इनकम ऑफ 2.4 लाख ग्रॉस फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन इंडिया, इन कनाडा सॉरी। तो 2.4 लाख का उसको रेंटल इनकम आया है। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस अमाउंटेड ₹10,000 विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन कनाडा। तो 10,000 का म्यूनसिपल टैक्स भी दिया है जिसको कनाडा में डिडक्शन नहीं मिलती। ना मिले, हम तो इनकम इंडिया से टैक्स कर रहे हैं, हम तो जरूर देंगे। DTAA बिटवीन इंडिया एंड कनाडा प्रोवाइड फॉर टैक्स ऑफ 15% इन कनाडा विदाउट प्रिजुडिस टू टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन इंडिया। तो कह रहा है इंडिया कनाडा में ये इनकम 15% पे टैक्स होती है, तो हमें FTC मिल जाएगा, 15% टैक्स होगी वहाँ पे। ठीक है जी, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ने लिखा हुआ ये बात। ही फर्दर रिसीव्ड 3.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर एज डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। 3.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है इसको। On 1/4/2020 he took an education loan from the bank for his son who was pursuing MBA। एक इसने एजुकेशन लोन भी लिया है। एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹1.2 लाख एंड 0.24 लाख, मतलब 24,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। उस लोन पे जो इसने प्रिंसिपल रीपे किया वो 1.2 लाख का पे किया है और इंटरेस्ट 24,000 रुपये का पे किया है। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर प्रवीण इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 assuming that he does not opt for section 115 BAC। तो BAC को मानना नहीं है, आपने क्या निकालना है? वही दो चीजें निकालनी है, इनकम भी निकालनी है और टैक्स भी निकालना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। पहले इनकम निकाल लेते हैं। 12.5 लाख तो हमने लिखा ही हुआ है, रॉयल्टी की इनकम हो गई। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी हुई? 2.4 का रेंट आया, इसमें से 10,000 जो है आपने म्यूनसिपल टैक्स पे किया। उसकी डिडक्शन कनाडा में नहीं मिलती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में तो मिलती है सेक्शन 24 में, नहीं 23 में सॉरी 2.3, इसमें से मैं 30% लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है ना, कितना हो गया? 2,30,000 का 30% 69,000 और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 1,61,000। ठीक है जी, एक ये इनकम हो गई, एक ये इनकम हो गई। 3.5 लाख का डिविडेंड इनकम टैक्स होगा, अमेंडमेंट सेकंड टाइम पूछ रहा है आपसे। ये आपका GTI आ गया, इसमें से डिडक्शन कितनी लगेगी? ATE की डिडक्शन आ जाएगी आपको 24,000 रुपये की, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है फॉर एजुकेशन लोन ऑफ योर सन, है ना। इंटरेस्ट डिडक्शन मिलती है, प्रिंसिपल की नहीं मिलती, याद है आपको। जो बच गया आपका टोटल इनकम आ गया। सर एक चीज़ तो भूल ही गए आप। क्या भूल गए बच्चे, बताओ तो सही। इसको 12.5 लाख की रॉयल्टी मिली है और रॉयल्टी पे तो सर हमने पढ़ा ATQQ भी मिलता है 3-3 लाख रुपए का, वो कहाँ गया बच्चों? यही तो क्वेश्चन है। आप देखो रॉयल्टी क्यों मिली है? फॉर राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर। ATQQ भी क्यों मिलता है? फॉर राइटिंग आर्टिकल, फॉर रॉयल्टी फॉर बुक। ये बुक नहीं है तो इसलिए ATQQ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने ATQQ भी दे दिया तो आपका टोटल इनकम गलत होगा, इनकम के साथ आपका पूरा टैक्स गलत होगा। समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन में बस एक यही पॉइंट था, और तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, फाइनल क्लास का क्वेश्चन ही नहीं था। सिर्फ यही पॉइंट है कि ATQQ भी देना है नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, आपने डिटेल में पढ़ा नहीं कि ATQQ भी सिर्फ बुक के लिए पढ़ता है। आपने रॉयल्टी देखा, फॉरेन की रॉयल्टी देखा, फॉरेन से मिल रही है, ATQQ भी ठोक दिया। बच्चों ऐसा नहीं होता। ATQQ कब मिलेगा? जब रॉयल्टी मिलेगी फॉर बुक्स। यहाँ बुक्स नहीं है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंड न्यूज़पेपर, इसीलिए तो इस चक्कर में इसको ATQQ भी नहीं मिलेगा। इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? 12.5 लाख ये हो गई, 161 ये हो गई और 3.5 लाख ये हो गई। तो GTI आ गई आपकी 17,61,000 और उसमें से 24,000 लेस हो गए आपके 17,37,000 का TI आ गया। और टैक्स इतना आएगा, टैक्स नॉर्मल, इसका स्लैब
स्लैब पे टैक्स हो जाएगा, ये सरचार्ज तो लगेगा नहीं, प्लस 4% सेस लग जाएगा, ठीक है। और वो जो टैक्स रेट निकलेगा आपका, उसको आप 15% से कंपेयर कर लोगे, जो भी लेस होगा उसको डबली टैक्स इनकम को अप्लाई करके एफटीसी दे दोगे। डबली टैक्स इनकम कितनी है? कनाडा की इनकम कौन कौन सी है आपकी टोटल इनकम में? एक है आपकी 12.5 लाख रुपए की, और एक है 1.61। तो मतलब 12.5 प्लस 1,61,000, 14,11,000 रुपए का आपका डबली टैक्स इनकम है। इस पे 15% तो कनाडा का टैक्स रेट है। इंडिया का टैक्स रेट कितना है आपका? अभी बता देता हूं मैं आपको। 17,37,000 पे टैक्स कितना है आपका? 17,37 माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1,12,500 का 104%। ये आया आपका टैक्स 3,46,944। और इनकम कितना था? 17,37,000। परसेंटेज 19.9737। याद रखना, कभी टैक्स रेट को हम राउंड ऑफ नहीं करते, राउंड ऑफ इनकम और टैक्स पेबल ही होते हैं। तो इंडिया का टैक्स है 19.97 और अपना कनाडा का है 15%। तो विच एवर इज लोअर? 15%। 15% पे डबली टैक्स इनकम पे अप्लाई कर दो। 14,11,000 का 15%, 2,11,650। ये एफटीसी हो गया आपका। दिस माइनस दिस आपका टैक्स पेबल आ गया, विच इज 346,944। 1,35,294। इसको राउंड ऑफ करोगे 10 पे, तो 1,35,290 आपका टैक्स पेबल हो गया। समझ गए? कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं इंडिविजुअली पर्सनली आपसे अपना कनेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा। ये हम ब्रीफली जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए क्वेश्चन के आंसर कैसे होने चाहिए। थैंक यू।